तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे इसमें किसकी, अनाज वाली फसलों में सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा क्या, तो सर खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में, सीरियल क्रॉप्स कहते हैं, या अनाज वाली फसलें या खाद्यान्न फसलें, जो भी आप लोग लिखना चाहें, दोनों एक ही है आपका। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब जो सीरियल क्रॉप्स होती दोनों एक ही भाई, अनाज वाली फसलें या खाद्यान्न वाली फसलें दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। इंग्लिश नाम एक ही है, हिंदी नाम अलग अलग हो सकते हैं। चलो, तो मेन क्या होता है खाद्यान्न में, मेन फसल कौन सी आती भैया, मेन वाली। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन वाली कौन कौन सी आती। सर मेन में आ जाता हमारा सर गेहूं। मेन में कौन सा आता है, गेहूं आता है। सबसे ज्यादा मात्रा में लोग बाग क्या खाना पसंद करते हैं, गेहूं खाना पसंद करते हैं। गेहूं के बाद में साउथ के लोग चले जाओ तो सर सबसे ज्यादा रोटियां, जो मतलब रोटी को छोड़कर फिर के वो लोग क्या खाते हैं, और सर वो खा जाते हैं हमारे राइस। किसको खाना पसंद करते हैं, राइस को, चावल खाना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा जो है, ठीक है। मैक्सिमम जो है हर 1 या 2 दिन के अंदर में नॉर्मल लोगों के यहाँ चावल बनता ही बनता है, और साउथ में तो डेली चावल बनेगा, आपको रोटियां बहुत कम नजर आती हैं। रोटियां बहुत कम नजर आती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में गेहूं, गेहूं के बाद में चावल, चावल के बाद में क्या खाया जाता है, बोल सर मक्का खाते हैं लोग बाग, मक्का खाते हैं। मक्का के बाद में लोग, कुछ लोग बाग क्या खाना पसंद करते हैं सर, बाजरा, मोटे अनाज। पहले जब हम गरीब थे तो बाजरा ज्यादा खाते थे, है ना। जब इंडिया गरीब था तो मोटे अनाज ज्यादा खाए जाते थे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। मोटे अनाज के बाद में क्या खाना चालू किया हमने सर, ज्वार भी खाते थे कई बार, ज्वार वगैरह जिसे हम लोग सोरगम कहते हैं, ज्वार वगैरह। तो ये आपके मेन अनाज हैं, ये वाली जो है ये मेन अनाज वाली चीजें आती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। मेन अनाज में इन्हीं को रखा जाता है, खाद्यान्न फसलों में इनको मेन रखा जाता है। तो मेन में कौन है सर, मेन में कौन है सर, गेहूं, धान, और आपने नाम सुना है क्या, जौ। गेहूं धान के साथ में एक नाम सुना होगा आपने, जौ। सुना है क्या जौ का नाम, किस किसने सुना है भाई जौ, किसे कहते हैं जौ। यदि आपसे जौ यदि पेपर में पूछ लिया जाए, जो, बताओ भैया जौ क्या होती है, देखा है जौ। बोले जी बिल्कुल सर देखा हुआ है हमने जौ को, देखा हुआ है। जौ क्या होती है हमारी, बोल सर जौ जो होती है वो हमें गेहूं के जैसी ही नजर आती है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, जौ बोले गेहूं के जैसे ही होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ले के नाम से जानते हैं। तो मेन वाली जो है आपकी खाद्यान्न फसलों में जो सबसे ज्यादा खाई जाती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में कौन कौन सी हैं सर, प्रमुख जो है सर, प्रमुख वो 3 हैं, गेहूं, चावल और जौ। हम लोग जौ को भूल जाते हैं कई बार, जौ को हम लोग क्या हो जाते हैं कई बार भूल जाते हैं। तो ये आप लोगों के कैसे अनाज है सर, ये आपके नॉर्मल अनाज है जो आसानी से क्या हो जाते हैं, आपको पच भी जाते हैं और काफी अच्छे हैं, मोटे अनाज में नहीं आते। मोटे अनाज में कौन आते हैं सर, मोटे अनाज में ये हैं, ये आपके कैसे अनाज है, नॉर्मल है। प्रमुख अनाज यही है। मेजर सीरियल क्रॉप यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया मेजर वाली कौन सी है, मेजर वाली कौन सी है, तो मेजर आपकी गेहूं, चावल और जौ है। और यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए, मोटे अनाज पूछ लिया जाए, तो ये आपके मोटे अनाज हैं, ये आपके क्या है, मोटे अनाज हैं। बोलिए यस सर। माइनोर सीरियल क्रॉप्स है आपकी, कौन सी है, माइनोर सीरियल क्रॉप्स, ये आपके मोटे अनाज हैं। और ये आपके मेजर है, मेजर मतलब ये प्रमुख है भैया आपकी, मेजर सीरियल क्रॉप, प्रमुख खाद्यान्न फसलें यही है आपकी, प्रमुख चावल और गेहूं है। तो इंडिया में, या पूरे, पहले तो इंडिया की बात कर लेते, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, चावल की, गेहूं की, मक्का की, ज्वार की, बाजरा, क्या खाया जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा, क्या खाया जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा, चावल खाया जाता है जी बिल्कुल बताओ जी, बताइएगा इंडिया में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है। जी बताइएगा बहुत ही, चलो गेहूं चावल में, गेहूं चावल में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चावल खाया जाता, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया, चावल। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है भाई, ठीक है। और पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में,
पूरे विश्व में क्या होता है बताओ भाई, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? जो ऑप्शन दिया है सर, चावल। जो ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से चावल। आलू खाते हैं, आलू। आलू ज्यादा खाया जाता है, लेकिन वो खाद्यान्न फसलों में चावल ज्यादा खाया जाता है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। कितने परसेंट लोग खाते हैं भाई? इंडिया में 100 लोग यदि हैं तो कितने परसेंट लोग खाते हैं बताओ? 60% लोग खाते हैं। चलो, 60% लोग खाते हैं। 60% लोग बोले चावल खाते हैं। हाँ, 70-80%, ओके, 70-80% खाते हैं। चलिए भाई, 60% के आसपास लोग खाते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स, कुछ लोगों आपने सुना होगा, ठीक है, ये तो आपको सबको पता है, ये वाले जो अनाज मैंने आपको बताया हूं, ये ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ना जानता हो, सब जानते हैं। गेहूं, धान, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था, ठीक है, जो ना जानता हो। लेकिन यदि मैं आप लोगों से पूछूं लघु खाद्यान्न, एक को भी नहीं मालूम है ये लघु खाद्यान्न फसलें। यदि मैं आपसे बात करूं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलर सीरियल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, एक भी बच्चे को नहीं पता होता इसके बारे में। गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, एक को भी नहीं मालूम इसके बारे में। बोल सर, पहला नाम है मंडुवा। मंडुवा। गांव के लोग बाग गर्मियों के समय में मंडुवा खाते हैं। मंडुवा रागी, मंडुवा या रागी जिसे कहा जाता है, गांव के लोग बाग बहुत ही शौक से खाते हैं इसको। ठीक है, हम लोग नहीं खा पाएंगे, आज की जनरेशन नहीं खा पाएगी। ठीक है, वो पुराने समय के जो लोग बाग है वो आज भी खाना पसंद कर रहे हैं। मंडुवा के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं? मंडुवा, या इसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स रागी के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रागी खाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है हमने। चलिए, इसके बाद में दूसरे नंबर पर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा कोंदो। शायद आपने सभी ने नाम सुना होगा, कोंदो। कोंदो खाया जाता है। क्या खाया जाता है? ठीक है, कोदो या कोंदोन, सुना होगा नाम, कोंदोन। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा भी और क्या खाया जाता है सर? सावा। सावा खाया जाता है। आप सभी जो जितने भी नाम आपको बता रहे हैं, इसको आप सर्च कर लेना एक बार, आपको सब मिल जाएगा। सावा खाया जाता है। ठीक है, सावा भी खाया जाता है। एक भी नाम आपको ज्यादा जान, सिर्फ मंडुआ सुना होगा आप लोगों ने नाम। इसके बाद में क्या खाया जाता है? काकुन खाया जाता है। काकुन, काकुन खाया जाता है। बोलिए सर, काकुन खाया जाता है। काकुन के बाद में क्या है? एक नाम है चैना। एक नाम क्या है? चैना। एक चैना खाया जाता है। और एक और नाम है जिसका नाम है कुटकी। कुटकी, ये, ठीक है, गांव तरफ ज्यादा चलते हैं। गांव तरफ ज्यादा चलते हैं। अरे भैया बथुआ, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? खाद्यान्न फसलों की। ठीक है, जिनसे पेट भरा जाता है भैया, अनाज में आ रहे हैं, है ना? जी, मैं आपसे सब्जी भाजी नहीं पूछ रहा हूं अभी कि सब्जी बताओ। चलिए, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब यही चीजों को हमें क्या करना है? पढ़ना है। सीरियल क्रॉप्स को ही हमें क्या करना है? पढ़ना है कि भैया कौन कौन सी फसलें होती। ये सारे नाम जो मैंने आपको लिखवाया हूं, इनको आप लोग एक बार सर्च कर कर देख लेना, इसकी जानकारी मिल जाएगी जब मैं आपको सेपरेट एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। मंडुआ क्या होता है, कोदो क्या होता है, सावा, एक एक टॉपिक आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक पूरा बताएंगे आप लोगों को, कौन सी चीजें क्या होती हैं। अब इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स, हमसे कई बार क्या पूछ लिया जाता है, इसी में, इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा फसल। ऊर्जा फसलें, ये भी आपने नहीं सुना होगा, जिसे हम लोग एनर्जी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। एनर्जी क्रॉप्स क्या होता है भाई? एनर्जी क्रॉप्स, यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया एनर्जी फसलें क्या होती, जो एनर्जी देती हैं, तो क्या लिखोगे? कौन सी फसलें एनर्जी देती है आप लोगों को, जिससे एनर्जी ज्यादा मिल जाए? जी,
जी बताओ, एनर्जी वाली फसलों में क्या क्या रखेंगे आप लोग? एनर्जी क्रॉप्स किसे कहा जाता है भाई? गेहूं को कहा जाता है एनर्जी फसल। वेरी गुड, वेरी गुड भैया, गेहूं को कहा जाता है। चलो, गेहूं से क्या करते हैं भैया एनर्जी के लिए? जी बताइए। गेहूं आपने लिया मान के चलो, तो गेहूं को क्या करोगे आप ऊर्जा के लिए? गलत आंसर है, गेहूं नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा। चना लेंगे। अरे वाह, चना खाने से एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि घोड़ा चना खाता है, तो घोड़े के पास में ज्यादा एनर्जी होती है, वो चना खाता है तो। वेरी गुड। गलत जा रहे हैं आप, गलत आंसर है, नहीं होगा, गलत आंसर है भाई, नहीं होगा। जी और कोई? आलू होगा। वेरी गुड, आलू इज द राइट आंसर। एनर्जी क्रॉप में यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो आलू इसका राइट आंसर होगा। चलो, थोड़ा थोड़ा आप ट्रैक पर जा रहे हैं। और चलो बताते हैं भाई, एनर्जी क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, जिसका लिक्विड बनाने के लिए लगाते हैं। इसको किस लिए लगाया जाता है कि भैया उसका लिक्विड बनाएंगे बाद में। उसका क्या बनाएंगे हम लोग? लिक्विड बनाएंगे। जैसे गन्ना, गन्ना, गन्ना का क्या बनाते हैं? लिक्विड, रस बनाते हैं। बोलिए सर, रस बनाते हैं। उसके बाद में उससे क्या बनाते हैं? पेय पदार्थ भी बनाते हैं। पेय पदार्थ मतलब जैसे हमारा क्या हो गया, शराब वगैरह बनती है। जौ, जौ से शराब बनाई जाती है। मक्का, मक्का भी शराब बनाने में उपयोग की जा रही है। आलू, आलू भी उसमें अल्कोहल की मात्रा आलू से भी बनाई जा रही है। ठीक है, तो जो शराब बनाने के लिए यूज की जा रही है वो हमारी क्या हो जाती है? एनर्जी क्रॉप्स में काउंट की जाती है। उन्हें उन्हें क्या करते हैं हम लोग? एनर्जी क्रॉप्स में काउंट करते हैं, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो एथेनॉल और एल्कोहल ये प्राप्त करने के लिए, एल्कोहल प्राप्त करने के लिए है। इनसे क्या बनाई जा रही है? शराब बनाने के उद्देश्य से इनको किया जा रहा है कि भैया इनसे क्या करेंगे हम लोग? शराब प्राप्त करेंगे। बोलो जी बिल्कुल क्लियर है भाई। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। नॉट फॉर फूड मतलब खाने के उद्देश्य से नहीं, खाने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, कि इनको हम खाएंगे, नॉर्मली खाएंगे, जैसे गन्ना लाए तोड़ लिए खा लिए, आलू लेके आए सब्जी बनाए खाए लिए, ये इनका मेन उद्देश्य नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो आलू लगवाती हैं। आपको क्या करती हैं? जमीन आपकी, वो आलू की जो किस्म है वो खुद लेकर आते हैं। आलू की किस्म लाने के बाद में वो आपको क्या कर रहे हैं? लाकर दे देते हैं, रेट भी फिक्स कर देते हैं, बॉन्ड भर लेते हैं कि भैया आपकी फसल चाहे भले 20 रुपए किलो हो, चाहे वो 5 रुपए किलो हो, लेकिन हम आपको 10 रुपए देंगे या 12 रुपए केजी देंगे। तो वो आपसे लगवाते भी हैं, लगाने वाले भी आते हैं, निकालवाने वाले भी आते हैं, सिर्फ जमीन आपकी रहती है। तो ऐसी बॉन्डिंग वाली क्या होती है, आप लोगों की फसल लगवाते हैं। बोले यस सर। किस उद्देश्य से लगवा रहे हैं वो लोग? सर वो लोग लगवा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, उससे पेय पदार्थ बनाने के लिए, एथेनॉल एल्कोहल ये है। चलिए, तो क्या होगा डेफिनेशन में, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी आपका साथ ही साथ में है। क्योंकि यहां पर आपका क्या आ रहा है? मक्का आ रही है, और मक्का जो है आपकी अनाज वाली फसल भी है, जौ है, जौ भी अनाज वाली फसल है। और दोनों को कहां रखा गया है? एनर्जी क्रॉप में भी रखा गया है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? वह फसलें, वह फसलें जिनका खेती, या जिनकी खेती, जिनकी खेती उनसे द्रव के रूप में, द्रव के रूप में ऊर्जा प्राप्त, ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य, करने के उद्देश्य से की जाती है, उन्हें ऊर्जा फसलें, उन्हें ऊर्जा फसलें कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्जा फसलें कहते हैं। तो जैसे क्या प्राप्त किया जाता है भैया इनसे? जैसे क्या चीज प्राप्त करते हैं सर? एथेनॉल
और एल्कोहल, इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल निकाला जाता है इनसे, और साथ ही साथ में एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल और एल्कोहल या एल्कोहल या एल्कोहल, जो भी आप लिखना चाहें, एल्कोहल लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एल्कोहल, या ऐसा भी कुछ लोग लिखते हैं अल्कोहल भी लिखते हैं, और एथेनॉल को ऐसा भी लिखते हैं, कुछ लोग लिखने वाले जो है वो एथेनॉल ऐसा भी लिखते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, एथेनॉल एल्कोहल एक ही है, वो लिखने के जो तरीके हैं हिंदी में वो अलग अलग हैं। ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही चीज है वो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा। चलो अब एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होगा। दोज क्रॉप्स which are cultivated for the purpose of obtaining energy in liquid form from them are called energy crops, are called energy crops। बोलो यस सर, इससे क्या निकाला जाएगा? एथेनॉल और एल्कोहल, ये इसके एग्जाम्पल है। एथेनॉल और क्या होंगे? ठीक है, एल्कोहल होंगे, ये निकाला जाएगा। तो बोल सर क्या है? ठीक है, तो कौन सी चीजें आएंगी भाई? तो सर ऊर्जा वाली क्रॉप्स में किसे रखा जाता है? वो सर इसमें मेन आ जाता है हमारा आलू। पोटैटो जो है इसमें मेन है, पोटैटो को इसमें रखा जाता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, पोटैटो है। पोटैटो के बाद में क्या है? वो सर गन्ना उत्पादन भी इसलिए किया जा रहा है, शुगर केन, ठीक है, क्योंकि इसमें शराब की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसमें क्या आ जाएगा? हमारा गन्ना हो गया, आलू हो गया, इसके बाद में क्या आएगा? इसमें जौ आ जाएगी। जौ मतलब क्या हो गया? हमारा वरले हो गया। बोले यस सर वरले हो गया। फिर क्या आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा हमारा मक्का। इसमें क्या आ जाएगा? हमारा मक्का जाएगा। तो ये वही फसलें हैं जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर कर रहे हैं। ये हमारी किसमें है? सीरियल क्रॉप्स में ही है। मतलब ये हमारी क्रॉप्स हैं जिन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसान आमतौर पर उगाता है, और हमें लगता है कि भैया ये हमारी क्या है, नॉर्मल फसलें हैं, लेकिन ये नॉर्मल फसलें नहीं है। इनका उद्देश्य जो है वो डबल है, सिंगल उद्देश्य नहीं है। इसमें चाय कॉफी आप लोग इंक्लूड करने की सोच रहे हैं, चाय कॉफी आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, चाय कॉफी अलग है। चाय कॉफी जब आप पढ़ोगे तो चाय कॉफी का जो टॉपिक है वो अलग माना जाएगा, ये टॉपिक में नहीं आएंगे। बोले यस, चलिए क्लियर है। अब जरा एक एक करके इसको देख लेते हैं, पेपर में जो हमसे पूछा जाता है उस पर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारा गेहूं। सबसे पहली हम जो चर्चा करेंगे गेहूं से शुरुआत करेंगे, और एक एक करके जितनी भी हमने आपको भी फसलें बताए हैं वो सारी फसलें हम लोग वन बाय वन करके सभी को देखेंगे। शुरुआत करते हैं गेहूं से, वीट से। चलिए गेहूं है तो गेहूं का सबसे पहला ही जो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स आप लोगों से, वो बनता है इसका बॉटनिकल नेम से, क्योंकि जितने भी इनको आप पढ़ेंगे वो सब क्या आ जाएंगे हमारे सर, वो बन जाएंगे हमारे बॉटनिकल नेम। पादपों को लिए, पौधों के लिए बॉटनिकल नेम यूज किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पतिक नाम के नाम से जाना जाता है इन्हें, वनस्पतिक नाम। चलिए तो इसका बॉटनिकल नेम यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो गेहूं है, गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या होगा, बताओ जी। जी बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा, मैसेज करें किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। ट्रिटिकम एस्टिकम, ओके, एस्टिबम के साथ जाएंगे जी।
ओके, ठीक है भाई, अच्छी बात है। बॉटनिकल नेम यदि आप देना चाह रहे हैं इसका, तो नाम क्या बनेगा? ट्रिटिकम एस्टिकम बनेगा, जो कि करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है आप लोगों के द्वारा। ट्रिटिकम एस्टिवम नाम बनेगा। बोले यस, बिल्कुल, ट्रिटिकम एस्टिवम, एसटी, ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए ठीक है। अब पेपर में पूछा जाता भी है इनका गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र मतलब जोड़ी में, नर और मादा वाली जोड़ी में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं हमारे, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होना चाहिए? इसका गुणसूत्र क्या होगा बताइए? गेहूं का यदि आपसे गुणसूत्र पेपर में पूछा जाए कि भैया गेहूं का गुणसूत्र क्या होगा जी, 2n = 42 लिखेंगे। ओके, वेरी गुड। 2n = क्या लिखा जाता है? 42 लिखा जाता है जी, बिल्कुल क्लियर है भाई, 2n = 42 होगा। चलिए, गेहूं जो है वो कौन से परिवार में जन्म लिया है? गेहूं का कोई ना कोई परिवार होगा। बोले यस सर, बिल्कुल, गेहूं की कोई ना कोई क्या होगी? फैमिली होगी। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है गेहूं? सर गेहूं की जो फैमिली है वो है ग्रैमिनी, ग्रैमिनी है, ग्रैमिनी है। पोएसी नहीं है कि इसकी फैमिली? पोएसी, पोएसी यदि मैं लिख दूं तो क्या ये पोएसी परिवार का नहीं है? कौन से परिवार का है? ग्रैमिनी का है कि पोएसी का है? अच्छे से बताना, किसका है? ए नंबर वाले का ग्रैमिनी का, या बी नंबर वाले पोएसी का? दोनों का है क्या? अरे वाह, दोनों का है। बोल सर ग्रैमिनी और पोएसी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ग्रैमिनी का ही जो एक रूप है वो क्या है? पोएसी है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा भैया। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? चाहे तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? ग्रैमिनी भी लिख सकते हैं, और चाहे तो क्या लिख सकते हैं? पोएसी भी लिख सकते हैं। और या तो इसे हम लोग, एक और नाम है जिसे हम लोग ग्रैमिनी पोएसी ना लिखकर क्या लिख सकते हैं? घास कुल भी लिख सकते हैं। कौन से कुल से बिलोंग करता है? बोले ये घास कुल से बिलोंग करता है। इसका जो कुल है बोले वो घास कुल है। चलिए, क्लियर है भाई, अच्छी बात है। अब यदि आपसे पेपर में पूछा जाए भैया गेहूं जो है वो कहां सबसे पहली बार देखा गया? पूरे विश्व में जो है वो पहली बार गेहूं कहीं ना कहीं देखा गया होगा, उत्पत्ति माना गया होगा। पहली बार कहां पैदा हुआ गेहूं? गेहूं का जन्म कहां हुआ जी, जिसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। गेहूं जो है वो किस देश में इसका उत्पत्ति माना जाता है? उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस, मैक्सिको माना जाता है जी। गलत आंसर है भाई, मैक्सिको नहीं माना जाता। गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है वो मैक्सिको नहीं माना जाता है, टर्की माना जाता है। ओके, वेरी गुड, टर्की माना जाता है, टर्की माना जाता है, टर्की। साउथ वेस्ट एशिया जिसे कहा जाता है, जो टर्की जो देश है, ये टर्की कौन से देश में कहां आता है? सर ये आता है हमारा साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया जिसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम एशिया कहा जाता है इसे, दक्षिण पश्चिम एशिया है बोलिए। चलिए भाई, अच्छी बात है, दक्षिण पश्चिम एशिया है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि भैया जो गेहूं है ना, ठीक है, तो गेहूं में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जैसे गेहूं है तो गेहूं की बालियां जो निकलती है वो कुछ इस तरीके से निकलती हैं। आपने देखा होगा गेहूं की जो बालियां निकलती हैं वो कुछ इस तरीके से निकलती हैं, देखा क्या? इस टाइप से बालियां निकलती गेहूं में, देखा होगा आप लोगों ने। बोले जी सर, बिल्कुल देखा हुआ है, गेहूं की बालियां का हमने देखा हुआ है। तो इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स इन्फ्लोरोसेंस। इसे क्या कहा जाता है? इन्फ्लोरोसेंस के नाम से जाना जाता है। तो पुष्पसूत्र जिसे कहते हैं कि भैया इसका जो पुष्पक्रम है वो क्या होना चाहिए? बताओ, इसका जो पुष्पक्रम है वो क्या होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस जी। पुष्प क्रम क्या होना चाहिए? इसका पुष्पक्रम, इसका जो पुष्पक्रम इस टाइप से जो आपको नजर आ रहा है, जो बालियां निकलती है, आपने देखा होगा गेहूं में जो बालियां निकलती कुछ इस टाइप से जो बालियां निकलती हैं, ये जो बालियां हैं ये क्या कहलाती हैं? बताओ। तो स्टूडेंट्स ऐसी जो बालियां निकलती हैं, जो बालियों का जो टाइप मैंने आपको बताया हूं, इन बालियों को कहा जाता है स्पाइक।
याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। इन्हें स्पाइक के नाम से जाना जाता है। गेहूं में जो बालियां निकलती हैं, इन बालियों को स्पाइक कहा जाता है। बनेगा? बोले जी बिल्कुल बन जाएगा, स्पाइक के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा गेहूं का जो दाना होता है, गेहूं के दाने को सबने देखा है? बोले हाँ सर, गेहूं के दाने को तो बच्चा बच्चा ने देखा है। गेहूं का दाना कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से गेहूं का दाना होता है और बीच में से कटा हुआ होता है। यदि बड़े के रूप से बताएं तो गेहूं का दाना इस टाइप से होता है और बीच में से क्या होता है, ऐसे कटा हुआ होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो जो इसका फ्रूट टाइप है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ये जो फ्रूट टाइप है जी, ये फ्रूट टाइप क्या है? फल का प्रकार, गेहूं के फल का प्रकार, फल का प्रकार क्या होता है बताइए? फल का प्रकार कैसा होता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप? बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है, वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो सर इन्हें क्या कहा जाता है? सर इन्हें कहा जाता है कैरियोप्सिस। इन्हें क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता। कैरियोप्सिस का मतलब क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछे कि भैया आपने कैरियोप्सिस क्यों कहा, तो सर कैरियोप्सिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके बाहर कुछ इस टाइप से क्या होते हैं सर, दाने बने होते हैं, ऐसी बालियां बनी होती हैं। और उन बालियों के अंदर क्या पाया जाता है? इन बाली इस टाइप की जो बालियां बनी होती है, इनके अंदर क्या पाया जाता है सर? इनके अंदर गेहूं पाया जाता है। मतलब बाहर एक आवरण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लेमा। ये बाहर जो होता है ना, लेमा होता है, बाहर जो होता है इसे लेमा कहा जाता है, ठीक है। और जो नुकीले नुकीले डंठल टाइप के होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पैला कहा जाता है। जो नुकीले नुकीले जो आपको चुभते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है? पैला कहा जाता है। इसको लेमा कहा जाता है, इसको लेम्मा लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? ठीक है, पैलिया लिख सकते हो, पैलिया या पैला, जो भी लिखना चाहें। और ये जो बीच में जो आपकी क्या होती है, जो गेहूं भरी होती है, बीच में जो गेहूं होती है, इसे कहा जाता है आपका क्या? वो सर इसको कहा जाता है हमारा कैरियोप्सिस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। कैरियो, ठीक है, ऑप्सिस, कैरियोप्सिस के नाम से कहा जाता है। या फिर आपको कैरी नहीं लिखना तो कैरियोप्सिस भी लिख सकते हो, कैरियोप्सिस। इंग्लिश में एक ही नाम लिखा जाता है, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा इसको? कैरियोप्सिस। इंग्लिश में एक ही नाम कैरियोप्सिस, हिंदी में अलग अलग लिख सकते हो, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, ये है। तो ये पेपर में पूछा गया भैया, ये अंदर का जो आवरण है, ये आवरण को कहा जाता है कैरियोप्सिस। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा। अब इसके बाद में पेपर में यह भी पूछा गया है स्टूडेंट्स कि भाई बताइए, जो हम लोग गेहूं खाते हैं तो गेहूं में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? गेहूं में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है बताओ? गेहूं में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता होगा? जी, गेहूं में प्रोटीन कितना पाया जाता है? प्रोटीन 10 to 12%। गेहूं में जो प्रोटीन है वो कितना पाया जाता है? 10 to 12% पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, बसा, बसा फैट, इसको खाने से मोटापे का जो परसेंटेज है वो कितना पाया जाता है सर? 1.5% पाया जाता है। चलिए, क्लियर है। फाइबर, फाइबर जी, फाइबर मतलब क्या? रेशा, इसमें रेशेदार भी होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो कहते हैं कच्ची गेहूं खा लेते हैं और च्युइंगम टाइप का पेस्ट बना लेते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, बचपन में आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है? हमने जरूर देखा है। कुछ लोग जो है वो क्या होते हैं, कच्ची गेहूं खा लेते हैं और उसको जैसे च्युइंगम होता है वैसे पेस्ट बना लेते हैं। और उसको देखना, वो भी क्या होती है, ऐसी फैलती है हल्की सी। कभी कच्ची गेहूं को खा के देखना, व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा क्या बन जाता है? एक पेस्ट बन जाता है, वो च्युइंगम जैसे बन जाता है, वो भी फैलता है हल्का फुल्का। तो फाइबर है आपका 1.2% होता है। कितना परसेंट होता है? 1.2% होता है। अब इसमें क्या पाया जाता है सर? सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा सर? इसमें हमें मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसमें आपको? सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा।
कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें, कितना परसेंट पाया जाता है? 67% के आसपास में, 67 to 70% कह सकते हो आप इसको। 67% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है इसमें। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा। पूरे विश्व में जो है वो गेहूं उत्पादन में कौन सबसे ज्यादा है? पूरे विश्व में गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है बताओ? इंडिया कि चाइना? पहले में कौन करता है? चाइना। पहले में कौन करता है? चाइना करता है। दूसरे में इंडिया है। इंडिया सेकंड नंबर पर है भैया। इंडिया का जो नंबर है वो क्या है? सेकंड नंबर पर कौन है? इंडिया है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है सर? चाइना है। फर्स्ट नंबर पर गेहूं उत्पादन क्या है? भारत का गेहूं उत्पादन में कौन सा है? दूसरा स्थान होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स इसमें सेलिंग परसेंट। अब जरा ये बताना ये क्या होता है जी? अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं मालूम, लो बताओ सेलिंग प्रतिशत क्या है? इसका सेलिंग प्रतिशत यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि इसमें जो सेलिंग परसेंट है वो कितना होना चाहिए, मैसेज करके बता दो जरा। इसमें जो सेलिंग का परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? जी मैसेज करो। पहली बात तो सेलिंग ही नहीं मालूम ना। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया सेलिंग परसेंटेज क्या होता है, बच्चों को सेलिंग परसेंटेज नहीं मालूम क्या होता भैया सेलिंग परसेंटेज, यदि आपसे पूछ लिया जाए पेपर में तो क्या लिखेंगे आप? किसे कहते हैं सेलिंग परसेंटेज? निर्यात? निर्यात है क्या ये? जी यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो भैया ये निर्यात है बोले। जी ओके, और कोई बताओ? जी तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, सेलिंग परसेंटेज आपको नहीं मालूम। सेलिंग का मतलब होता है इसका छीलन। इसका छीलन मतलब गेहूं को यदि आप छीलोगे तो उसके बाद में क्या हुआ, एक भूसा बनता है और गेहूं का दाना बनता है। बोले यस सर। सेलिंग परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं? छिलका उतारना। छिलका उतारना जिसे क्या कहा जाता है? छिलका उतारना। तो ये छिलका उतारने को क्या कहा जाता है? सेलिंग कहा जाता है। जी कुछ लोग बोल रहे थे निर्यात कर देना, निर्यात करना, तो उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं ना, आयात निर्यात वो अलग है। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना मतलब आयात होता है। जी तो क्या होता है भैया सेलिंग परसेंटेज? इसको यदि हम छीलेंगे तो बताओ सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? गेहूं का दाना ज्यादा होता है कि गेहूं का छिलका ज्यादा होता है? ज्यादा कौन होता है ये बता दो, छिलका कि गेहूं? ज्यादा कौन निकलता है? यदि आप को मैंने गेहूं दिया कि भैया ये इस खेत की गेहूं को क्या करना है, आपको हार्वेस्ट करना है, इसकी कटाई करना है, और मुझे क्या देना है? गेहूं देना है और भूसा देना है, ठीक है, तो क्या ज्यादा निकलेगा? सर ऑब्वियसली बात है भूसा ज्यादा निकलेगा। क्या ज्यादा निकलेगा सर? भूसा ज्यादा निकलेगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए भैया, पेपर में पूछ लिया जाए भी सेलिंग कितना होता है और सीड कितना होता है, तो सर सेलिंग होता है 60% और जो बीज होता है, बीज होता है 40%। सेलिंग वर्सेस सीड का जो रेशो है वो 60/40 है। 60% सीलिंग का होता है भाई, ठीक है। याद रखना ये सेलिंग जो लिखा हुआ है ना, ये अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं मालूम है। आप लोगों को क्या लगा निर्यात है? निर्यात नहीं है वो क्या है? छिलका का प्रतिशत है। तो छिलका का मात्रा इसमें आप देख सकते हैं। चलिए क्लियर है, बन जाएगा। हाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, हर साल पेपर में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट वेट। टेस्ट वेट कहा जाता है। टेस्ट वेट क्या होता है भाई? टेस्ट वजन किसे कहा जाता है?
मैसेज कर दो जरा, टेस्ट वजन का मतलब क्या होगा। बोल सर गेहूं के 1000 दानों का वजन, गेहूं के 1000 दानों का वजन, टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन कहा जाता है। 1000 सीड्स इक्वल टू कितने ग्राम, 1000 दानों का वजन कितना होता है इसका, यह टेस्ट वेट कहा जाता है। किसी भी फसल की 1000 दाने को आप गिन लो और उस 1000 दानों का जो वजन निकल कर आएगा उसे टेस्ट वेट कहा जाता है। तो गेहूं के बीजों का जो वजन होता है वो होता है 40 ग्राम। कितने ग्राम होता है, 40 ग्राम होता है। 1000 दानों का जो वजन निकाला गया है, साइंस जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने जो वजन निकाला है वो 40 ग्राम निकाला है। वैसे आप मक्के के 1000 दाने गिन लो, आपके घर में गेहूं होगा, मक्का होगा, ज्वार है, बाजरा है, नहीं है तो उसको आप, ठीक है, क्या करो, कहीं से भी कलेक्ट करना। ये 11 12 में प्रैक्टिकल करवाते थे बहुत ज्यादा, टेस्ट वेट निकाल के लाओ घर से, और सबको स्कूल में भी निकलवाते थे सामने देखकर। चलिए, तो अब इसके बाद में पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, कि स्टूडेंट्स गेहूं जो है हमारा वो C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C3 प्लांट वर्सेस C4 प्लांट, ये बहुत ज्यादा पेपर में चर्चा का विषय रहता है। C3 पौधे किसे कहा जाता है और C4 पौधे किसे कहा जाता है। तो गेहूं C3 पौधा है कि C4 पौधा, ये बताओ कौन सा पौधा है गेहूं, C3 है कि C4 है। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से बड़ी मिले, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, ये ट्रिक है पहचानने की। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से ज्यादा हो वो बड़े होंगे, बड़े होंगे मतलब C4 होगा। और ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो वो C3 होंगे। जिनकी हाइट छोटी होगी, इंसानों की हाइट से छोटी, तो वो C3, और जिनकी हाइट इंसानों से बड़ी वो C4। तो अब बताओ गेहूं C3 है कि C4 है। C3 है, इंसानों की हाइट से छोटी होती है गेहूं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, गेहूं जो है वो C3 है, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया भाई, C3 पौधा है। गेहूं जो है आपका कौन सा पौधा है, C3 पौधा माना जाएगा। चलिए, क्लियर है, 100% सही आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। अब यदि मैं आपको यहां पर बोल दूं भाई मक्का, मक्का कौन सा पौधा बताना जरा, मेज जो है आपका वो C4 होगा कि C3 होगा जी, मक्का कौन सा होगा, मक्का, मक्के की हाइट इंसानों की हाइट से ज्यादा होती है, तो मक्का किस में आ जाएगा सर, इसमें मक्का आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा हमारा, गेहूं आ जाएगी, इसमें गेहूं आ जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं यदि आपसे बात करूं सोयाबीन किस में आएगा, सोयाबीन, ये टॉपिक भी यहीं पर क्लियर कर दे रहे हैं, C3 वर्सेस C4। गेहूं किस में आए, ओ सॉरी, हमारा सोयाबीन, सोयाबीन किस में आएगा सर, सोयाबीन इसमें आएगा, सोयाबीन जो है हमारा, सोयाबीन इसमें आएगा। चलो, चना, चना किस में आएगा, चना, ग्राम, ग्राम, चना, सर चना इसमें जाएगा। चलो, गन्ना, गन्ना, सुगर कैन, सुगर कैन, गन्ना कहां आएगा, गन्ना कहां आएगा जी, सर सुगर कैन यहां आएगा, गन्ना बड़ा होता है। आई होप टॉपिक क्लियर हो गए, ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी किसी को समझ में नहीं आते, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी बता रहा हूं, एक बार में ट्रिकी टाइप से आप समझ सकते हैं। C3 वर्सेस C4। चलिए, और ये टेस्ट वेट, ये भी एक अलग से टॉपिक है, टेस्ट वेट भी आपको समझ में आ गया, 1000 दानों का वजन। चलिए, बोले यस बिल्कुल बन जाएगा भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब यदि यहां पर आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, ये बताइए स्टूडेंट्स, गेहूं में जो येलो कलर होता है, गेहूं का आपने देखा येलो कलर होता है हल्का सा, बोले जी बिल्कुल येलो कलर होता है उसमें, ठीक है। आपने देखा होगा सूजी, सूजी का हलवा भी इसी से बनता है क्या, सूजी वगैरह, सूजी किससे बनती बताओ, सूजी का हलवा खाते हैं सब लोग, बोले हाँ सर सूजी का हलवा खाते, नहीं खाते, खाए हैं ना, नहीं खाए हो, खाए, गेहूं का बनता है क्या सूजी का हलवा,
बोले जी सर बिल्कुल, गेहूं का हलवा इसी से बनता है जी। और ब्रेड, ब्रेड किसकी बनती? ब्रेड, ब्रेड जो है वो किससे बनती है? ब्रेड इसी से बनती है क्या? गेहूं से बनती है? बोले हाँ सर, अलग अलग प्रकार की गेहूं है सर, किसी से क्या बनता है हमारा, ठीक है, सोजी बनती है सर, किसी से क्या बनती है हमारी, ब्रेड बनती है, अलग अलग प्रकार से गेहूं। चलो तो स्टूडेंट्स, गेहूं में जो हल्का सा जो पीलापन आप देखते हो वो किस कारण से होता है? गेहूं का जो येलो कलर होता है, आपने देखा होगा, गेहूं का कौन सा कलर होता है सर? गेहूं में होता है येलो कलर। गेहूं में क्या पाया जाता है? पीलापन पाया जाता है। तो गेहूं में पीलापन बोल दो, या गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन का नाम यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए वो एक ही है, वो प्रोटीन का नाम पूछा जाए या आपसे वो पीलापन पूछा जाए, क्या होता है जी? वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है आप सभी के द्वारा। ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन से नाम का? ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है क्या? ल्यूटीन, ग्लूटीन, ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है क्या? बताओ, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए भैया ग्लूटीन प्रोटीन जो है वो इसी में पाया जाता है क्या? बोले यस, ल्यूटीन, या जिसे क्या लिखते हैं आप लोग, ग्लूटेन। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं हम। अब जरा एक दूसरा क्वेश्चन, गेहूं की पहली, ठीक है, एक वैरायटी खोजी गई थी बोनी वाली, बोनी मतलब सबसे छोटी हाइट की, बोनी किस्म, बोनी किस्म खोजी गई थी सबसे पहले, उसका नाम बता सकते हैं क्या आप? सबसे बोनी किस्म जिसे हम लोग बोलते हैं डार्फनेस वैरायटी, कौन सी वैरायटी कहा जाता है जिसे? जिसे कहा जाता है डार्फ, क्या कहा जाता है? डार्फनेस, डार्फनेस वैरायटी जी। बोनी किस्म, गेहूं की एक बोनी किस्म बनाई गई थी सबसे पहले, उसका नाम आपको पता है तो बता सकते हो जी। नहीं मालूम? नॉरिन 10 करके, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, नॉरिन 10। जी हाँ, नॉरिन 10 करके एक वैरायटी बनाई गई थी इसकी सबसे पहले। चलिए, क्लियर है भाई, अच्छी बात है। अब यदि, ठीक है, पेपर में आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो गेहूं होती है हमारी, गेहूं और जो भूसा होता है इसका अनुपात क्या होता है? गेहूं और भूसे का अनुपात क्या होता है बताओ? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो गेहूं होती है, मतलब जो बीज होता है, बीज वर्सेस जो भूसा होता है, इसका अनुपात कितना होता है? अनुपात, सर बीज कितना होता है? सर बीज होता है 40, बीज होता कितना सर? 40 होता है। और भूसा कितना होता है सर? भूसा होता है सर 60, भूसा कितना होता है सर? 60 होता है। ठीक है, बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटा, 4:6 बचा, फिर कट रहा दो से, दो दूनी 4, दो तिया 6, फिर कट रहा है, दो एक कम 2, और ये 1.5, कितना होता भैया रेशियो? 40:60 आपको दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो एक्चुअल जो है वो 2:3 या 1:1.5 होता है। 1 रेशो कितना होता है? 1.5 होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये है, ये आपको ये वाला भी दिया गया था पेपर में, ये दिया गया था एक बार, ये पेपर में दिया गया था कि ये रेशो पाया जाता है इनके बीच में। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। गेहूं के टॉपिक में अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी गेहूं का सिर्फ आपको बेसिक डिटेल बताया गया है, और भी बहुत सारे एक से एक क्वेश्चन है जो गेहूं में आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।